लास्ट क्लास हमने स्टडी किया था ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन इन विच वी वर्कड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने पार्टिकल नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन को प्रूव किया था, राइट। एंड देयर वी सॉ दैट वेव थ्योरी वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही लास्ट क्लास में एक टॉपिक रह गया था, लेट मी क्विकली फिनिश दैट इज variation of stopping potential with frequency। इतना तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। बट एग्जैक्टली हाउ इट गोज लाइक दिस, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हमारा फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। एज वी नो वेल, अप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो एमिशन है ही नहीं, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई एंड वी फाइंड अ ग्राफ लाइक दिस, इस टाइप का ग्राफ आता है, राइट। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट इस ग्राफ से हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमने इस ग्राफ से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की, वी फाउंड इट सेम एज द एक्चुअल वैल्यू डिस्क्राइब्ड बाय द प्लैंक। कैसे प्लैंक्स कांस्टेंट निकालते हैं हम यूजिंग दिस ग्राफ? Calculation of H by Einstein equation. We studied in the last class by Einstein equation. V naught is stopping potential, H nu minus work function. अब इसको अगर हम E से डिवाइड कर दे, we get V naught is equal to H by E न्यू माइनस फाई नॉट। ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m होता है स्लोप, m is slope. So by this equation what we get, slope is equal to h by e, or h is equal to e into slope. तो जो भी इस ग्राफ का स्लोप है उसको जब हम e से मल्टीप्लाई करते हैं then we get the value of h. स्लोप को e से मल्टीप्लाई किया, h की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू वही थी जो एक्चुअली प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू थी। अभी हम इसमें बाकी चीजों को अगर देखें, इफ आई एक्सटेंड दिस ग्राफ तो इट मीट्स हियर। ये क्या है? ये इंटरसेप्ट है। दिस इंटरसेप्ट इज फाई नॉट बाई ई। तो वी कैन फाइंड आउट वर्क फंक्शन यूजिंग दिस ग्राफ। इस ग्राफ को यूज करके वर्क फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप h बाई ई है, तो मींस ग्राफ का स्लोप इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल है, या ग्राफ का स्लोप इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क फंक्शन है। मान लो मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया फॉर सम मेटल A, and if I draw another graph for a metal B, what I find is a parallel line. एक parallel line मिलेगी। If I draw the graph for another metal say C, so I will get another parallel line. तो जितने भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे सब पैरेलल लाइंस आएंगे, सारी पैरेलल लाइंस आएंगे। नाउ ये आगे आगे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ C
is greater than threshold frequency of B and is greater than threshold frequency of A. ये जहाँ पे x एक्सिस को मीट करता है वो जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. सो होप सो यू अंडरस्टूड दिस, राइट? अब नोट कर लो. अब बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर. what is meaning of that? देखो, रेडिएशन में हमने पढ़ा रेडिएशन की पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है. मैटर की पार्टिकल नेचर तो हम जानते ही हैं. व्हाट वी नीड टू प्रूव? वेव नेचर ऑफ मैटर. मैटर की वेव नेचर वो कैसे प्रूव हो सकती है? वो प्रूव हो सकती है अगर मैटर भी डिफ्रैक्शन देता है या मैटर में भी डिफ्रैक्शन होता है तो वेव नेचर है. ऑल्दो डी ब्रॉय ने एक हाइपोथेसिस दिया था, लेटर ऑन डेविसन एंड जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके उसका एक प्रूफ क्रिएट किया कि वट एवर इज द डी ब्रॉय हाइपोथेसिस दैट इज करेक्ट. सो फर्स्ट वी स्टडी द डी ब्रॉय हाइपोथेसिस. And this was very simple hypothesis. Universe consists matter and radiation. यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीज है, एक मैटर और एक रेडिएशन. एज रेडिएशन हैव ड्यूअल नेचर, as radiation have dual nature, so due to symmetry, अब यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं एंड होल यूनिवर्स इज सिमेट्रिकल. सो ड्यू टू सिमेट्री मैटर टू मस्ट हैव dual nature. That was a very simple hypothesis कि अगर रेडिएशन की ड्यूअल नेचर है तो मैटर की भी ड्यूअल नेचर होनी चाहिए, राइट? अब मैटर की पार्टिकल नेचर तो हमें मालूम है, तो व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट इज द वेव नेचर. उसके लिए डी ब्रोगली ने एक वेवलेंथ, राइट, wavelength of matter wave is called de Broglie wavelength. According to this, lambda is equal to h by p, where p is momentum of particle. That was the hypothesis given by de Broglie. कि moment wavelength of matter wave is h is Planck's constant upon p is momentum of particle, right? Although last class में हमने देखा था कि फोटोन के केस में भी यही आता है, फोटोन के केस में भी wavelength is equal to h by p आता है. मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ कि फोटोन के केस में कैसे आता है, राइट? देखो, फॉर फोटोन E is equal to mc स्क्वायर और फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर. सो mc इज इक्वल टू h न्यू बाई c. h न्यू बाई c, ये mc इज मोमेंटम एंड h c बाई न्यू इज h बाई लैम्डा. सो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p. सो व्हाट वी फाइंड फॉर द फोटोन ऑल्सो इट इज सेम. The wavelength is h upon momentum, right? So that's very well in accordance to that. हम इस रिलेशन को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? लाइक अगर हमारे पास एनर्जी गिवन है, पार्टिकल की एनर्जी गिवन है फॉर
a particle moving with energy k, की काइनेटिक एनर्जी है तो P इज इक्वल टू मोमेंटम हो जाता है √2mk. सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2mk. दैट इज अनदर रिलेशन विच इज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में है. तो आपको अगर मोमेंटम दिया है तो मोमेंटम यूज कर लो, काइनेटिक एनर्जी दिया है तो काइनेटिक एनर्जी यूज कर लो. इफ अ चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, इफ ए चार्ज पार्टिकल Q is accelerated through potential V, accelerated through potential difference V, then एनर्जी हो जाती है QV और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2mqv. So if you know the accelerating potential and the charge of the particle, then again you can find out the wavelength. For an electron, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, for an electron accelerated through potential V, lambda is equal to h upon √2 mass of electron, charge on electron, potential. And ये सब कांस्टेंट हमें मालूम है, तो what we find is 12.27 upon √V angstrom. This is in angstrom, right? So that is the wavelength. So you can use directly this relation. अगर आपको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करनी है तो सीधे सीधे 12.27 upon √V angstrom. So accordingly we get different formulas for the wavelength, right? That is, either you can use this momentum के टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में, एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द इलेक्ट्रॉन, राइट? आप नोट कर लो. डी ब्रोई वेवलेंथ को के एक्सिस्टेंस को प्रूव किया डेविसन एंड जर्मर ने. सो दे कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट known as Davison and Germer experiment. Davison and Germer experiment. What they did, they created an electron gun. एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को स्कैटर कराया एक निकल टारगेट के ऊपर और उस स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया. Then they found the collection of large number of electron at a particular position that was showing कि diffraction maxima create हो गया. और अगर वेव में diffraction maxima create हो गया, that means ये prove हो गया कि ये wave nature है. So what was the experiment? Let me show you. ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है डेविसन एंड जर्मर का. ये एक हीटिंग एलिमेंट है, इसको हम हीटअप करके इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं. सो इसको जब हम हीट करते हैं यूजिंग दिस बैटरी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं. अब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स को हमें एक्सेलरेट कराना है. एक्सेलरेट कराने के लिए हमको इसको कुछ पोटेंशियल देना होता है. तो जैसे गन की नाल होती है ना, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल, तो ये एक सिलेंडर है, ये सामने ऐसे प्लेस किया, इसमें एक स्मॉल बोर होता है लाइक दिस, एक छोटा बोर. तो इट इज वेरी थिंग मच लाइक दिस, इस तरह से इस बोर में से इलेक्ट्रॉन जाता है सो दैट इट रिमेन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुलेट निकलती है गन से स्ट्रेट लाइन में. तो ऐसे ही एक सिलेंडर लगा के एक गन फॉर्मेट क्रिएट किया.
इसको पोटेंशियल दिया, दिस इज हाई पोटेंशियल, ये वेरिएबल पोटेंशियल है, ये वेरिएबल पोटेंशियल है, हम पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके ऐसे गए और ये निकल क्रिस्टल पे स्कैटर हुए। अब ये निकल टारगेट जो है ये कुछ इस तरह से कट है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो डायगोनल हो गया, तो डायगोनली कट बोलते हैं हम इसको। मैं आपको बताता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है जब हम इसको निकल क्रिस्टल को डायगोनली कट करते हैं। तो इट इज लाइक दिस, ये सपोज कुछ एटम्स है, सो दिस इज फर्स्ट रो ऑफ एटम्स, देन सेकेंड रो ऑफ एटम्स इज लाइक दिस, इनके बीच में आई, देन थर्ड रो ऑफ एटम इज लाइक दिस, इनके बीच में ऐसे, समझ गए ना? तो इस तरह से। अब इसमें क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, देन इट रिफ्लेक्ट एंड इट कम आउट। तो ये जो स्पेस है ये एक स्लिट की तरह काम करता है, जो एटॉमिक स्पेसिंग है वो एक स्लिट की तरह काम करता है, एंड इट इज वेरी मच लाइक दैट सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी मच लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक स्लिट होती है, यहाँ पे मल्टीपल स्लिट्स हैं, तो इसको हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी बोलते हैं। तो इस टाइप से फिनोमेना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए, स्कैटर हुए, और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगाया, ये कलेक्टर बोल दो, मूवेबल कलेक्टर। इस कलेक्टर को हम ऐसे ऐसे मूव करा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एंगल पे स्कैटर हुए, और हमने इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी चेक की हर एक एंगल पे। देन व्हाट वी फाइंड द इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन दिस एंगल इज 50 डिग्री, यानी स्कैटरिंग एंगल इज 50 डिग्री, एंड दिस वोल्टेज इज 54 वोल्ट। ये एंगल 50 डिग्री है, वोल्टेज 54 वोल्ट है। तो हमने जो थ्योरेटिकल हमारे पास फॉर्मूला था उससे जब हमने कैलकुलेट किया, सो दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट 54 एंगस्ट्रॉम. So this was some of the ways we get, right? तो ये हमें वेवलेंथ मिली, ये तो आया थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकल होती है ब्रैग्स डिफ्रैक्शन इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन बाय द ब्रैग्स इक्वेशन, दैट इज 2a sin phi इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 into लैम्डा। ये a क्या है? इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। फाई क्या है? ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो 130/2 दैट इज 65 डिग्री। तो इससे जब हमने वेवलेंथ कैलकुलेट की, वी फाउंड दैट वेरी क्लोज टू दिस, यानी विद इन एरर लिमिट। विद इन एरर लिमिट बोथ वेवलेंथ्स वर इक्वल। द वन वाज 1.65 angstrom and another was 1.67 angstrom, right? Hope so समझ में आ गया होगा। This is experimentally calculated by the Bragg's equation. This is theoretically calculated by the de Broglie formula. So this way one wavelength match कर गई। Another thing, wave है क्योंकि डिफ्रैक्शन है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही मैक्सिमा क्रिएट हुआ, so that is called as diffraction maxima, right? Now,
using this de Broglie wavelength, you would have heard about Bohr's stable orbit. Bohr's stable orbit, like those orbits are stable, Bohr's stable orbit. Those orbits are stable in which angular momentum mv(r) is equal to nh upon 2 pi. सिर्फ वही ऑर्बिट स्टेबल है इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr is equal to nh upon 2 pi. So this concept of a stable orbit can be proved by the de Broglie wave theory. What is that? Like, for no radiation, waves must be stationary. ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, स्टेशनरी वेव्स एनर्जी एमिट नहीं करती. तो अगर एनर्जी एमिशन नहीं है, स्टेबल ऑर्बिट है, तो वेव स्टेशनरी होनी चाहिए जो ऑर्बिटल वेव है. तो अगर हम इमेजिन करें ये एक वेव है, ये एक ऑर्बिट है जो स्टेबल ऑर्बिट है, तो द वेव शुड बी इन मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होनी चाहिए, यानी कंप्लीट वेव्स होनी चाहिए. कंप्लीट वेव्स, लाइक इफ आई ड्रॉ, इट मस्ट बी लाइक दैट. दिस इज 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, 6 वेव, 7 वेव. सो इस तरह से कंप्लीट वेव्स होनी चाहिए. मींस जो सरकमफ्रेंस है, हाउ मच इज सरकमफ्रेंस? 2 पाई आर. दैट शुड बी इक्वल टू, अगर सिंगल वेव की वेवलेंथ लैम्डा है तो इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. तो 2 पाई आर शुड बी n लैम्डा. सो ओनली देन द ऑर्बिट कैन बी स्टेबल और एनर्जी विल नॉट बी रेडिएटेड, क्योंकि इस कंडीशन में स्टेशनरी वेव फॉर्म हो गई. राइट. अब अगर हम de Broglie वेवलेंथ के हिसाब से देखें तो 2 पाई आर इज इक्वल टू n, लैम्डा इज h अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम इज mv. तो वी गेट mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. इट इज वेरी वेल इन कोऑर्डिनेशन विद दिस. तो ये एक ही बात है. सो using the de Broglie hypothesis or the de Broglie wavelength, we have proved that theory of Bohr's stable orbit. Right? Heisenberg uncertainty principle in chemistry. Heisenberg uncertainty principle. But this says the product of change in momentum and change in this is nearly equal to h by 2 pi. इसको हम अपने मैटर वेव के कंसर्न में इंटरप्रेट करते हैं. If p is equal to constant, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, then delta p equal to 0 and delta x approaches to infinity. The delta x represent what? Position uncertainty. So if we have a wave in which momentum is constant, momentum constant होने का मतलब wavelength is also constant, क्योंकि momentum constant है तो wavelength constant है. Then wave will be spreaded to infinity. Wave will be spreaded to infinity and it is called as non-localized wave. Non-localized wave. But which is usually the case of electromagnetic wave. क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फोटोन है, फोटोन का मोमेंटम फिक्स है तो वेवलेंथ भी फिक्स है, एंड द वेव एक्सटेंड टू इंफिनिटी.
बट इन केस ऑफ मैटर वेव ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है, यानी मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता. तो इफ आई टॉक अबाउट इफ p is not equal to constant, then delta p is not equal to 0 and delta x is finite. Finite means there is a defined region in which wave exists. एक defined region है जिसमें wave exist करती है, तो इसको हम localized wave बोलते हैं. इसको बोलते हैं localized. Right, and if p is not constant, then lambda is also not constant. So we can say matter wave is a group of localized wave. तो ये particular wavelength नहीं होती matter wave is a wave packet which consists large number of wavelength, and ये एक small region में confined रहता है. Let me show you this. This is what is localized wave. It is confined into the small region, and this is non-localized wave and which is spread to infinity, जो infinity तक spread होती है. So accordingly matter waves can be defined as a group of wave or the wave packet which is localized या कहीं पे confined है. Right? Hope so आप समझ गए होंगे. एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, that is photocell. तो photocell क्या है? Photocell is same as we studied the photoelectric experiment. एक बल्ब, ये एक बल्ब, इसमें एक एमीटर, इसके ऊपर लाइट आई, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट हुए, ये हमने कुछ वोल्टेज लगाया हुआ है एंड अकॉर्डिंगली ये करंट फ्लो हो गया एंड वी आर मेजरिंग करंट. तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट किया था. करंट मेजर कर ली. अब हम इसका करते क्या है? इट कैन बी यूज्ड इन टू वेज. वन, टू मेजर द लाइट इंटेंसिटी. देखो लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा. लाइट इंटेंसिटी कम होगी, करंट कम हो जाएगा. तो बाय मेजरिंग द लाइट इंटेंसिटी, by measuring the current we can measure the light intensity. So one use of photocell is to measure light intensity. The other use is in the manner like हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं और यहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज मिल जाएगी. इस वोल्टेज को हम आगे कंट्रोल सर्किट में ले जाते हैं और इस कंट्रोल सर्किट से हम कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमें स्ट्रीट लाइट हमें कब चाहिए होती है? जब सनलाइट ना हो. तो हम क्या करेंगे, एक फोटोसेल यूज करेंगे, वो सनलाइट को सेंस करके एक पोटेंशियल डेवलप करेगा. जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल ज्यादा होगा. हमारा कंट्रोल सर्किट इस पोटेंशियल को सेंस करेगा. जब ये पोटेंशियल ज्यादा है तो वो स्ट्रीट लाइट को स्विच ऑफ कर देगा, और जब ये पोटेंशियल एक लिमिट से कम हो जाएगा तो दैट मींस लाइट इंटेंसिटी, सनलाइट इंटेंसिटी हैज रिड्यूस्ड. तो जब ये पोटेंशियल एक लिमिट से कम हो जाएगा सो दैट मींस अब वो लाइट को स्विच ऑन कर देगा. दैट इज वन ऑफ द यूज. अनदर यूज हम कभी देखते हैं ऑटोमेटिक ओपनिंग ऑफ डोर्स. ऑटोमेटिक ओपनिंग ऑफ डोर्स, उसमें कैसे है? मान लो ये डोर है, पीछे कहीं वॉल पे एक लाइट सोर्स है और यहां कहीं एक फोटो सेल है. इससे इसके ऊपर लाइट आ रही है. दैट मे नॉट बी अ लाइट, दैट मे बी अ इंफ्रारेड रेडिएशन, राइट. जब आप इसके सामने आते हैं तो आप इसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं. ऑब्स्ट्रक्ट किया तो इसके ऊपर लाइट नहीं है तो ये वोल्टेज कम हो गई, तो उसको पता चल जाएगा डोर के सामने कुछ है एंड डोर विल बी ओपन ऑटोमेटिकली. सो accordingly we can have a sense, we can sense what is happening around using the photocell. So this was all about the photoelectric effect or the dual nature of matter and radiation, right?